हेलो दोस्तों, MNU स्टडी सेंटर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यदि आपने साइंस की आपकी पहली क्लास है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट की विजिट करें। आपको साइंस की और भी क्लासें देखने को मिलेंगी। आज हमारा टॉपिक है रक्त में WBC यानी कि कणिकाएं हम पढ़ रहे हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे श्वेत रुधिर कणिका यानी कि लुकोसाइट। आप देखिए, मैं आपको पहले बताता हूं कि लुकोसाइट यानी कि WBC कहाँ बनती है, कहाँ डिस्पोज होती है, इसका कार्य क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी डिटेल आपको एक शॉर्ट वीडियो में उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये कहाँ बनती है। WBC होती है वो क्या करती है, हमें रोग रोधक क्षमता प्रदान करती है। क्या करती हैं? रोग रोधक क्षमता। जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूं वो डायरेक्ट के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, WBC यह हमारे अस्थि मज्जा में बनती है। WBC कहां बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। इसका कब्रिस्तान कहां होता है? इसका कब्रिस्तान लीवर यानी कि यकृत। और जो WBC है वो डिस्पोज कहां होती है? डिस्पोज कहां होती है? तो WBC डिस्पोज कहां होती है? रक्त में ही डिस्पोज हो जाती है। समझ में आया आपको कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है? जो हमें रोग रोधक क्षमता प्रदान करती हैं, हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बनती है। इनका कब्रिस्तान लीवर होता है और ये डिस्पोज कहां होती हैं? रक्त में ही डिस्पोज हो जाती हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट, इनमें केंद्रक पाया जाता है और इनका जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? लगभग 3 से 4 दिन होता है। अब देखिए, आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, WBC को, वैसे तो WBC 5 प्रकार की होती है, लेकिन पहले हम इनको 2 भागों में विभाजित करेंगे, यानी कि क्रम से एकदम से, और फिर उनको 5 भागों में विभाजित करेंगे। एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, पहले हम इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है कणिका युक्त, दूसरा भाग होता है अकणिका युक्त। कणिका युक्त यानी कि जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है। अकणिका युक्त मतलब जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। यानी कि पहला भाग क्या होगा हमारा? कणिका क्या होगा? पहला भाग क्या होगा? कणिका युक्त जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इनमें एक ही केंद्रक होता है। दूसरा भाग है हमारा अकणिका युक्त। इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। यानी कि कणिका युक्त में एक केंद्रक होता है और अकणिका युक्त में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। तो आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, कणिका युक्त के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की भी हम जानकारी लेते हैं। देखिए, कणिका युक्त के 2 भाग होते हैं। किसके? कणिका युक्त। कणिका युक्त के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मोनोसाइट। कौन सा भाग होता है? मोनोसाइट। दूसरा भाग होता है लिम्फोसाइट। देखिए, जो मोनोसाइट होता है ये रक्त की, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये रक्त की सबसे बड़ी कणिका होती है।
रक्त की सबसे बड़ी कणिका होती है। दूसरा फैक्ट, ये डब्ल्यूबीसी की भी सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ये डब्ल्यूबीसी की भी सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो लिम्फोसाइट होते हैं, ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका होती है। लिम्फोसाइट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका होती है लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के बारे में एक और फैक्ट, जो हमारे शरीर में एंटीजन एंटीजन बनाने का काम, यानी कि प्रतिजन बनाने का काम कौन करता है, तो प्रतिजन बनाने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट ही करता है। हमारे रक्त के अंदर जो एंटीजन बनते हैं, बनाने का काम कौन करता है, यानी प्रतिजन बनाने का काम लिम्फोसाइट ही करता है। अब देखिए, हम इसके बाद हम पढ़ेंगे अकणिका युक्त। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ MNV स्टडी चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हम पढ़ेंगे अकणिका युक्त। उम्मीद है आपको कणिका युक्त अच्छे से समझ में आया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हम पढ़ेंगे अकणिका युक्त। अकणिका युक्त, अब देखिए, अकणिका युक्त को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। अकणिका युक्त को क्या हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। अकणिका युक्त में 3 भागों में कौन कौन से, एक तो नाइट्रोफिल, एक होता है बेरोफिल, एक होता है इओसियोनोफिल। कौन कौन सा था, एक तो होता है नाइट्रोफिल, एक होता है बेरोफिल, एक इओसियोनोफिल। इसे न्यूरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोफिल भी बोलते हैं। जो नाइट्रोफिल होता है वो डब्ल्यूबीसी में लगभग 60 से 70% पाया जाता है। लगभग डब्ल्यूबीसी में लगभग 60 से 70% पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक पाया जाता है। और जो बेरोफिल होता है, ये लगभग 0.2 से 0.5%, यानी कि सबसे कम कौन पाया जाता है, बेरोफिल। समझ में आया। अकणिका युक्त यानी कि जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोफिल हो गया, बेरोफिल हो गया, इओसियोनोफिल हो गया। अब देखिए, डब्ल्यूबीसी में लगभग 60 से 70% कौन पाया जाता है, न्यूरोफिल या नाइट्रोफिल। बेरोफिल 0.2 से 0.5% तक पाया जाता है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोफिल, बेरोफिल, इओसियोनोफिल हमें किस प्रकार से इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, यानी कि रोग रोधक क्षमता किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं बेरोफिल और इओसियोनोफिल की। किस किस की बात करते हैं, बेरोफिल और इओसियोनोफिल की। जब हमारे शरीर में देखिए, जब हमारे शरीर में कोई निर्जीव वस्तु प्रवेश करती है, जब हमारे शरीर में कोई निर्जीव वस्तु प्रवेश करती है तो ये क्या करता है, बेरोफिल क्या करता है, बेरोफिल उसकी पहचान करता है। बेरोफिल उसकी पहचान करता है तथा इन्फेक्शनरी पार्टिकल्स
इन्फेक्शनरी पार्टिकल्स की पहचान करके हिस्टाइन, इंपोर्टेंट, हिस्टायन नामक रसायन पैदा करता है। कौन करता है? बेरोफिल। जब हमारे शरीर में कोई निर्जीव वस्तु क्या करती है? प्रवेश करती है, तो बेरोफिल क्या करता है? पहले उसकी पहचान करता है, फिर क्या करता है? इन्फेक्शनरी पार्टिकल्स की पहचान करके हिस्टाइन नामक रसायन पैदा करता है, जो क्या करता है? इओसिनोफिल को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है, यानी कि सक्रिय कर देता है। जो क्या कर देता है? जो इओसिनोफिल को सक्रिय कर देता, इओसिनोफिल को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है, जिस कारण हमें एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का मतलब हमें क्या हो जाती है? खांसी और क्या? छींक आना शुरू हो जाती है और धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि देखा होगा, आंधी तूफान में हमें क्या होती है? मतलब भारी धूल उड़ रही हो तो क्या आती है? हमें खांसी आती है या छींक आती है। तो उसमें किसका काम होता है? बेरोफिल क्या करता है? इन्फेक्शनरी पार्टिकल की पहचान करके या हिस्टाइन नामक रसायन को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। और फिर क्या है? हिस्टाइन नामक रसायन पैदा करके इओसिनोफिल को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है, जिस कारण क्या हमें एलर्जी हो जाती है और क्या होती है? हमें बार बार छींक आती है कि धूल के कण बाहर निकल जाएं, जिससे हमारी क्या है? इस प्रकार से ये दोनों क्या हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे नाइट्रोफिल की। नाइट्रोफिल हमें किस प्रकार से इम्यूनिटी प्रदान करता है, और फिर हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या होती है, रोग रोधक क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, ये नाइट्रोफिल होता है, ये दो प्रकार से इम्यूनिटी प्रदान करता है। एक तो दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक होती है फेगोसाइट एक तो प्रक्रिया होती है फेगोसाइट, एक होती है पिनोसाइट। फेगोसाइट से किस प्रकार से हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं? वायरस को छोड़कर सजीव चीजों का क्या कर लेता है? इन्हें सजीव चीजों को ये क्या कर लेता है? नाइट्रोफिल निगल लेता है। वायरस को छोड़कर सजीव को निगल कर प्रदान करता है। अब देखिए, सजीव वायरस को छोड़कर सजीव वस्तुओं को निगलकर हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो जिसमें फेगोसाइट प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है, पिनोसाइट प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है। अब देखो, पहले हम समझते हैं फेगोसाइट में क्या होता है? जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में, जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह इसे अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे अपनी ओर आकर्षित करता है और बाद में निगल लेता है, जिससे हमें क्या होती है? इम्यूनिटी मिलती है। निगल लेता है, पहले आकर्षित करता है, जिसके बाद हमें इसे निगल लेता है। इस प्रक्रिया को
को फेगोसाइट कहते हैं। यानी कि जैसे हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया ने क्या किया, प्रवेश किया, ये क्या करेगा, पहले तो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उसे निगल लेगा, जिससे हमें इम्यूनिटी प्रदान होती है। यानी कि सजीव जो कि ये वायरस को छोड़कर सजीव वस्तु को निकलता है, यानी कि बैक्टीरिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइट कहते हैं। अब देखो जो पिनोसाइट होती है उसमें क्या होता है, पिनोसाइट भी इससे रिलेटेड ही है। पिनोसाइट में क्या होता है कि यह बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया को निगलने की बजाय उसमें जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, क्या होती है, बैक्टीरिया की कोशिका होती है, उसके कोशिका द्रव्य को खा जाता है। क्या करता है, कोशिका द्रव्य को खा जाता है। पिनोसाइट में क्या होता है, कोशिका द्रव्य खा जाता है और जिस कारण क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है और जिससे हमें क्या होता है, मर जाता है, जिससे हमें इम्यूनिटी प्रदान होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिनोसाइट कहते हैं, या पिनोसाइट भी कहते हैं, या पिनत्व भी कहते हैं। कौन सा क्या कहते हैं, पिनत्व भी कहते हैं, समझ में आया। नाइट्रोफिल हमें दो प्रक्रियाओं से इम्यूनिटी प्रदान करता है, एक तो फेगोसाइट, एक होती है पिनोसाइट। फेगोसाइट मैंने आपको बताया क्या कि ये क्या कर लेते, फेगोसाइट में क्या करता है, जब हमारे शरीर में कोई निर्जीव वस्तु प्रवेश करती है तो क्या करता है, पहले तो ये फेनोसाइट में क्या होता है, वो बेरोफिल इयोसिनोफिल निर्जीव वस्तु वाला बता दिया। अब इसमें क्या होगा, फेगोसाइट वाले में क्या होगा, जब कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो हमें इम्यूनिटी प्रदान किस प्रकार के बैक्टीरिया को निगल लेता है और निगलने के बाद इस प्रक्रिया निगलने के बाद हमें इम्यूनिटी मिलती है। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, फेगोसाइट कहते हैं। और जो पिनोसाइट होती है उसमें क्या करता है, कोशिका द्रव्य को खा जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाता है और इस प्रक्रिया को पिनत्व भी कहते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इम्यूनिटी, यानी कि रोग रोधक क्षमता। बस इम्यूनिटी हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, यानी कि रोग रोधक क्षमता। रोग रोधक क्षमता, रोग रोधक क्षमता यानी कि नाम सुना होगा आपने अभी तो, एंटीजन, और एक नाम सुना होगा इंग्लिश में सुना होगा एंटीबॉडी। ये तो बहुत ज्यादा सुना होगा, एंटीजन एंटीबॉडी, यानी कि इसे बोलते हैं प्रतिजन और इसे बोलते हैं प्रतिरक्षी। क्या होते हैं दोनों, एंटीजन का मतलब होता है एंट्री, एंटीजन का मतलब एंट्री, यानी कि हमारे शरीर में एंट्री करना, यानी कि हमारे शरीर में किसी हानिकारक अथवा बाह्य कण का आ जाना, यानी कि हानिकारक बाह्य कण की एंट्री होना, यानी कि अंदर आ गया। इसका उदाहरण जैसे कि हमारे शरीर में क्या आ गया, कोरोना आ गया। क्या आ गया कोरोना, जो सार्स वायरस होता है ना, कोरोना यानी कि कोविड-19 आ गया। या फिर इसका उदाहरण जैसे निफा वायरस, जैसे कि HIV, और एक उदाहरण लेते हैं चेचक का आपको पता होगा, सबसे पहला टीका किसका बना था, चेचक का ही बना था। कौन सा, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहला टीका किसने बनाया था, सबसे पहला टीका, तो सबसे पहला टीका बनाया था एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ
इम्यूनोटोलॉजी कहा जाता है, यानी कि इम्यूनिटी के फादर कहा जाता है। किन्हें? एडवर्ड जेनर को, जिसने स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का क्या बनाया था, टीका बनाया था, जो विश्व का पहला टीका था। आया समझ में? विश्व का पहला टीका कौन सा था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसका? स्मॉल पॉक्स का, जिन्हें फादर ऑफ इम्यूनिटोलॉजी कहते हैं। अब जो एंटीबॉडी होती है वो क्या क्या होती है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में यदि किसी एंटीजन का प्रवेश हुआ तो उससे लड़ने के लिए एक प्रोटीन बनती है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी कहते हैं। समझ में आया? प्रतिजन क्या होता है, यानी एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। और इसके उदाहरण कोरोना हो गया, निफा हो गया, HIV हो गया, चेचक हो गया। चेचक विश्व का पहला टीका था, किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने बनाया था, जिसने फादर ऑफ इम्यूनोटोलॉजी कहते हैं। और एंटीबॉडी समझा, जो हमारे शरीर में एंटीजन के प्रवेश हुआ तो इससे लड़ने के लिए एक प्रोटीन बनती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से WBC समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु के बारे में। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे भी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।